Hello everyone, this is Rajat Chaudhary and welcome to our YouTube channel Innovative G Edu Point। तो अब आपके लिए प्रेजेंट है चैप्टर फिफ्थ, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनरशिप, क्लास 12th अकाउंटेंसी ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, आई होप आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर की वीडियो देख ली होगी, और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो चैप्टर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए, When a partner leaves the firm for any reason, the condition is known as retirement of partnership। मतलब कोई साझेदार अगर किसी भी कारण से फर्म को छोड़ता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रिटायरमेंट कहते हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप। हिंदी में अगर अपन इसे बोलें तो आप ये कह सकते हैं कि साझेदारों का निवृत्तिकरण। ठीक है, अब यहाँ पे रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर होगा, ना कि पार्टनरशिप। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, टाइपिंग मिस्टेक है, सो एडजस्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, गुडविल इज पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर बाय रिमेनिंग पार्टनर इन देयर गेनिंग रेशियो। मतलब होता क्या है कि जो रिटायर हो रहा होता है, जो निवृत्त हो रहा होता है, ऐसे साझेदार को गुडविल यानी ख्याति की राशि जो दी जाती है वो रिमेनिंग पार्टनर, जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, वो अपने गेनिंग रेशियो में करते हैं। मतलब उन्हें क्या होता है, जो रिमेनिंग बचे हुए पार्टनर होते हैं उन्हें जितना लाभ हो रहा होता है, जितना फ़ायदा हो रहा होता है, उतने हिस्से का, उतने गेनिंग रेशियो का वो प्रॉफिट उसे ट्रांसफ़र करते हैं। किसे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा गेनिंग रेशियो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। प्रॉफिट टू द रिटायरिंग पार्टनर कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टू बेसिस। मतलब जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उस व्यक्ति को प्रॉफिट यानी कि लाभ में हिस्सा जो है किस आधार पर दिया जाता है? तो दो आधार है, या तो बिक्री के आधार पर सेल्स बेसिस, या फिर टाइम के आधार पर टाइम बेसिस, यानी कि समय टाइम बेसिस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोर्थ ऑब्जेक्टिव की। फोर्थ ऑब्जेक्टिव जो है आपका, बाय गेनिंग रेशियो देयर इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। मतलब जो बचे हुए पार्टनर होते हैं, जब भी जैसे एडमिशन हो रहा है तब भी आपके जो बचे हुए पार्टनर हैं, मतलब पहले 4 थे अब एक और आ गया तो 5 बचे हुए पार्टनर हैं, और अगर रिटायरमेंट हो रहा है तो 4 में से एक चले गया तो 3 बचे हुए पार्टनर हैं। तो जिन जो भी रिमेनिंग पार्टनर होते हैं उनमें जो भी गेनिंग रेशियो हो रहा होता है, गेनिंग रेशियो से मतलब क्या है यहाँ पे? रिटायरमेंट में इस बात का ध्यान रखिएगा कि गेनिंग रेशियो से मतलब ये है कि जो रिमेनिंग पार्टनर है उनके रेशियो में वृद्धि हो रही है, इंक्रीमेंट हो रहा है। तो मतलब अगर आपसे ये पूछे कि गेनिंग रेशियो से मतलब क्या है, इंक्रीज किस चीज़ में हो रहा है, किसके रेशियो में इंक्रीज हो रहा है? तो रिमेनिंग पार्टनर के रेशियोज में इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मान लीजिए 5 पार्टनर थे, 5 में से एक चले गया तो बचे हुए चारों के जो है वो शेयर पहले से थोड़े थोड़े बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इससे भी चांसेस बनते हैं आपका एक न्यूमेरिकल भी आने के या फिर ऑब्जेक्टिव आने के, कि इंटरेस्ट पेड फॉर डिले इन द पेमेंट ऑफ कैपिटल। मतलब अगर कोई पार्टनर जो है उसकी डेथ हो गई है, डिसीज्ड पार्टनर की बात कर रहे हैं हम, किसी की डेथ हो गई है और उसके लीगल एग्जीक्यूटर को, उसके जो कानूनी उत्तराधिकारी होता है उसको अगर आपको जो पैसा देना होता है, मतलब पूंजी का, कैपिटल का, प्रॉफिट का और रिजर्व का, यानी पूंजी का, लाभ का और संचय का, इनका जो आपको पैसा देना होता है, अगर उसमें किसी भी प्रकार की देरी होती है, मतलब फॉर एग्जांपल आपको 31 दिसंबर को देना था और आपने 31 मार्च को दिया, 3 महीने का डिफरेंस आ गया, तो ये जो 3 महीने का डिफरेंस आया, उस 3 महीने के डिफरेंस पर आपको 6% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना होता है, ब्याज देना होता है, और इस अमाउंट को लोन की तरह आपको ट्रीट करना होता है। आप कौन? फर्म। फर्म को इसे लोन की तरह ट्रीट करना होता है और 6% पर एनम के हिसाब से उन्हें ब्याज देना होता है। किन्हें? अगर आप डिसीज्ड पार्टनर यानी कि ऐसे पार्टनर जिसकी मृत्यु हो गई है उसके लीगल एग्जीक्यूटर को यानी कि उत्तराधिकारी को अगर आप पैसा दे रहे हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ डिसीज पार्टनर। एक मृत पार्टनर के हिस्से की शेयर कैपिटल यानी कि पूंजी, प्रॉफिट यानी लाभ और रिजर्व यानी संचय किसे दी जाती है? तो उसके लीगल एग्जीक्यूटर यानी उसके वारिस या उत्तराधिकारी को दिया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, उसके बाद है हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, गिव अ रीज़न फॉर द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर टेक प्लेस। देखिए, एक पार्टनर का रिटायरमेंट जो है किस कंडीशन में हो सकता है? तो एक पार्टनर का रिटायरमेंट बहुत सारी कंडीशन है, लेकिन एक ऐसा कंडीशन हमने एग्जांपल दिया है, इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, हो सकता है वो असक्षम हो गया हो मेंटली या फिजिकली, कैसा भी, या फिर हो सकता है वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, किसी भी आप रीज़न कह सकते हैं, इसकी वजह से वो रिटायरमेंट ले सकता है, यानी कि निवृत्त हो सकता है अपने फर्म से। ठीक है, वैसे तो चैप्टर 5 के जो हैं आपके ऑब्जेक्टिव इतने ही थे, तो हम चैप्टर 6 भी इसी में कंटिन्यू कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो कुछ ज़्यादा ही छोटी छोटी और ज़्यादा हो जाएंगे। चैप्टर नंबर 6 जो है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब होता है कि आपके फर्म का क्लोज हो जाना, समापन हो जाना। ठीक है, इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कि व्हेन ऑल द पार्टनर इन अ फर्म एग्री नॉट टू कंटिन्यू द बिजनेस। अगर सभी पार्टनर मिल करके एग्री नहीं है, सहमत नहीं है बिजनेस करने के लिए, तो उस कंडीशन को आप क्या कह सकते हैं? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। फर्म, पूरा का पूरा फर्म
बंद हो जाती है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, पर बेसिक ऑब्जेक्टिव हर किसी से बन जाएगा ये तो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें कौन सा सेक्शन है, तो सेक्शन 39 ऐसा है जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से डील करता है। मतलब आपको क्वेश्चन में ये पूछा है कि वो कौन सा सेक्शन है आपका जो कि आपके डिसोल्यूशन से डील करता है, तो आपका सेक्शन 39 है जो कि आपके डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से डील करता है। वो भी किस सेक्शन से, वो भी आपके सेक्शन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन नंबर 39 से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म जो होती है, साझेदारी फर्म जो होती है, वो कंपलसरी डिसॉल्व कब हो जाती है, मतलब उसका अनिवार्य रूप से जो है समापन कब होता है, तो दो कंडीशन है, या तो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए, दिवालिया हो जाए, या फिर बिजनेस अवैध यानी इलीगल हो जाए। दो ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन में कंपलसरी साझेदारी फर्म को यानी कि पार्टनरशिप फर्म को कंपलसरी डिसॉल्व होना ही होता है। ठीक है, मतलब उनका समापन होना जो है कंपलसरी हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। बढ़ते हैं आगे। फिर हमारा है रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड, जो आपका वसूली खाता है वो कब बनाया जाता है, फॉर डिसोल्विंग ऑल असेट्स डिस्पोजिंग सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर डिस्पोजिंग ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द फर्म, डिस्पोजिंग ऑल द असेट्स ऑफ द फर्म एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। मतलब देखिए ऐसा कौन सा अकाउंट है, एक्चुअली क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि ऐसा कौन सा अकाउंट है, ऐसा कौन सा खाता है जो इसलिए बनाया जाता है ताकि सारे असेट्स को बेचा जा सके और उसकी जो है आपसे अमाउंट रियलाइज्ड वसूला कर जा सके, रियलाइज किया जा सके, और लाइबिलिटीज़ का पेमेंट कर दिया जा सके। तो ऐसा अकाउंट को हम कहते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, दैट इज आपका वास्तविक खाता। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो रियलाइजेशन अकाउंट जो है एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट बोला जाए तो इसे नाम मात्र खाता कहा जाता है। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट एक टाइप का नॉमिनल अकाउंट होता है। मतलब नॉमिनल का अकाउंट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन वगैरह शो किए जाते हैं। ठीक है, फिर हमारा 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि विच अकाउंट इज प्रिपेयर्ड वंस इन ए लाइफ टाइम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ऐसा कौन सा खाता है जो कि आपके फर्म के जीवन में एक ही बार बनाया जाता है, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट है। या फिर ये ऑब्जेक्टिव ऐसा भी बोला जा सकता है कि रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड डैश इन द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो इसका ऑब्जेक्टिव वो आपका आंसर बन जाएगा वंस, पूरे जीवन काल में, फर्म के पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही बनाया जा सकता है रियलाइजेशन अकाउंट यानी कि वास्तविक खाता। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा 7th नंबर का ऑब्जेक्टिव है कि एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स, मतलब कि आपके संपत्तियों को बेचकर उसके मूल्य का प्राप्त करने में जो खर्चे होते हैं उन खर्चों को आप क्या कहते हैं, या तो रियलाइजेशन किस अकाउंट में उसे शो किया जाता है, उन खर्चों को किस अकाउंट में शो किया जाता है, तो उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में यानी कि वसूलीकरण खाते में ही शो किया जाता है। ठीक है, मतलब ध्यान रखिएगा कि अगर आपने संपत्तियों को बेचा और उस बेचने में जो खर्चे लगे उसे किस अकाउंट में, किस खाते में शो किया जाता है, तो उसे रियलाइजेशन अकाउंट में यानी कि आपके वसूली खाते में शो किया जाता है। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर हमारे ऑब्जेक्टिव की। एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ असेट्स आर नोन एज, मतलब अगर आपने संपत्तियों को बेचने पर जो खर्चा किया है उस खर्चे करने को आप किस खर्चे के नाम से जानते हैं, तो या तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कह लीजिए या डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कह लीजिए, ये दोनों कह सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि इसको समापन व्यय कहा जाता है या वसूलीकरण व्यय कहा जाता है, ये दो आप कह सकते हैं इसे, उन खर्चों को जो कि हम संपत्ति के वसूलने पर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एक बार अगर फर्म जो है डिसॉल्व हो जाए, आफ्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर कैन ट्रांजैक्ट देयर ओन आफ्टर डिसोल्यूशन, मतलब एक बार अगर आपका फर्म का समापन हो जाए तो क्या पार्टनर कोई और बिजनेस कर सकते हैं, तो बिल्कुल वो अपना खुद का बिजनेस तो कर ही सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिप फर्म बंद की है। बिजनेस करने का इरादा शायद ना छोड़ा हो तो वो अपना खुद का बिजनेस, स्वयं का बिजनेस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ड्यू टू इफ्लक्स ऑफ टाइम, मतलब समय निकल जाने के बाद या फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि आपका उद्देश्य पूरा हो जाने के बाद जो डिसोल्यूशन होता है उसे क्या कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है। इसका आंसर हो जाएगा डिसोल्यूशन बाय कॉन्टिजेंसीज। ठीक है, कॉन्टिजेंसी वर्ड का मतलब होता है आकस्मिकताएं। ठीक है, तो यानी कि आकस्मिकताओं द्वारा समापन इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर आपका समय पूर्ण हो गया है या उद्देश्य पूर्ण हो गया है तो उस कंडीशन में आपका डिसोल्यूशन क्या कहलाता है, आकस्मिकताओं द्वारा समापन, यानी इंग्लिश में बोलें तो डिसोल्यूशन बाय कॉन्टिजेंसीज। नेक्स्ट आगे बात करते हैं हम इनकैपेबिलिटी ऑफ पार्टनर, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट और कंसिस्टेंट लॉस। मतलब क्या होता है कि अगर आपका कोई साझेदार जो है असक्षम हो जाता है
ठीक है, या फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट भंग हो जाता है, या फिर आपको लगातार लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो डिसोल्यूशन होता है वो कंपलसरी डिसोल्यूशन होता है, अनिवार्य रूप से डिसोल्यूशन। मतलब ऐसा डिसोल्यूशन कंपलसरी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि ये डिसोल्यूशन बाय कोर्ट होता है, तो और कोर्ट आपके फर्म को ऐसे टाइम पर कंपलसरी डिसॉल्व करने का ऑर्डर दे देती है, आदेश दे देती है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन बाय कोर्ट यानी कि कोर्ट द्वारा समापन। ठीक है, फिर 12th नंबर ऑब्जेक्टिव पे हम आते हैं। 12th नंबर जो आपका ऑब्जेक्टिव है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल करते करते भी स्टूडेंट से ये मिस्टेक हो जाती है कि जब हम रिवैल्यूएशन का यानी पुनर्मूल्यांकन का भी जब हम पार्टनर्स कैपिटल बनाते हैं तब भी हम टू बैलेंस सी डी लिखते हैं, और जब रियलाइजेशन का अकाउंट का भी पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं तो बाय मिस्टेक टू बैलेंस सी डी लिख देते हैं। ध्यान रखिएगा ऐसी गलती ना हो जाए। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट का पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसे आप क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट लिखेंगे या बाय कैश अकाउंट लिखेंगे। इसे बैलेंस सी डी मत लिख देना, पूरा गलत हो जाएगा। और इसी को मैंने इसीलिए ऑब्जेक्टिव में भी दे दिया कि ऑब्जेक्टिव आने के चांसेस तो ये ऑब्जेक्टिव आए थोड़ा सा कम है, लेकिन आपको सम करते समय इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्लोजिंग बैलेंस जो होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, उसे हम किस नाम से जानते हैं, कैश अकाउंट नाम से। उसे हम कैश अकाउंट नाम से लिखेंगे, ना कि टू बैलेंस सी डी लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर 4 और चैप्टर 5 के ऑब्जेक्टिव्स आपके हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 के आपके ऑब्जेक्टिव्स हो जाते हैं। और इसके आगे से चैप्टर 7, 8, 9 जो कंपनी वाला आपका चैप्टर है, इसके ऑब्जेक्टिव आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइन नेक्स्ट वीडियो।